जय हिंद दोस्तों, मैं अभिलाष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनय में। हम अपनी भारतीय भूगोल की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम हिमालय पर्वत के अंतर्गत मध्य हिमालय को कवर करेंगे। इसके पहले की क्लासेस में हमने बृहद हिमालय को पूरे डिटेल से समझा था, हिमालय पर्वत के विस्तार की संपूर्ण जानकारी अर्जित की थी। आज की क्लास में हम मध्य हिमालय को पूरे विस्तार तरीके से समझने का कार्य करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा मध्य हिमालय। तो पहली चीज, इसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय क्यों कहा जाता है? आप बृहद हिमालय के जो दक्षिण वाला पोर्शन है जिसे आप मध्य या लघु हिमालय कहते हैं, तो इसे मध्य या लघु हिमालय के नाम से क्यों जाना जाता है? तो इस पे याद रखिएगा कि जो बृहद हिमालय है वो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची, सबसे लंबी, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और उसके दक्षिण में विस्तृत है आपका मध्य हिमालय वाला पोर्शन। तो हिमालय पर्वत की जो 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो पहली चीज, सबसे ऊपर वाली श्रेणी है आपकी बृहद, सबसे ऊपर वाली श्रेणी है आपकी बृहद और सबसे नीचे वाली श्रेणी है शिवालिक। इन 2 श्रेणियों के मध्य में यह हिमालय की श्रेणी विस्तृत है, इस कारण हम इसे क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं। बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में इस श्रेणी का विस्तार है, इस कारण हम इसे किस नाम से जानते हैं? इस कारण हम इसे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। तो लघु हिमालय कहने का उद्देश्य ये है कि इसकी जो औसत ऊंचाई है, इस पर्वत की औसत ऊंचाई बृहद हिमालय से कम है, चौड़ाई भी बृहद हिमालय से कम है और लंबाई लगभग थोड़ी समान है। लेकिन अगर बृहद हिमालय से तुलना की जाए तो इसमें पाए जाने वाले जो शिखर हैं उनमें छोटे छोटे शिखर पाए जाते हैं, इस कारण इसे लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो मध्य हिमालय को मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब आइए हम समझते हैं कि इस हिमालय की लंबाई चौड़ाई क्या है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो देखिए, इस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, इस हिमालय पर्वत की जो आपका मध्य हिमालय है, इसकी जो औसत ऊंचाई है 3000 से लेकर 4500 मीटर। कितनी? 3000 से लेकर 4500 मीटर तक की इसकी क्या है? औसत ऊंचाई। इस औसत ऊंचाई का कंसेप्ट ये है कि जो आपका ये जो बृहद हिमालय विस्तृत है, ये जो बृहद हिमालय की श्रेणी है जो विस्तृत है, ये वाली श्रेणी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो श्रेणी है ये बृहद हिमालय की, तो इसमें पाए जाने वाले जो शिखर हैं आपके, इनमें पाए जाने वाले जो शिखर हैं, इन शिखरों की औसत ऊंचाई, इन शिखरों की अगर एवरेज ऊंचाई ली जाए तो 3000 से लेकर 4500 मीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। तो हम कहते हैं, जिस प्रकार हमने कल की वीडियो में पढ़ा था कि बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 से 6100 मीटर तक। तो उसमें पाए जाने वाले जो शिखर हैं अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते थे, लेकिन इसमें पाए जाने वाले जो शिखर हैं उनकी ऊंचाई बृहद हिमालय की तुलना में कम है। तो इस कारण इनकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है? 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। ठीक, तो एवरेज ऊंचाई हमें पता चल गई। फिर अगली चीज आपको याद रखना है कि इसकी जो चौड़ाई है, इस पर्वत की जो चौड़ाई है, इस पर्वत की चौड़ाई है आपकी 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। और कल के हमने जो बृहद हिमालय में पढ़ा था उनमें उसकी जो चौड़ाई हमने पढ़ी थी 125 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के मध्य। जो ये बृहद हिमालय सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी, इसे हम कहते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की जो चौड़ाई थी 125 से लेकर 200 किलोमीटर तक और इसके दक्षिण में जो विस्तृत है मध्य हिमालय, इसकी जो चौड़ाई कितनी है? 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। तो औसत ऊंचाई हो गई 3000 से लेकर 4500 मीटर तक और इसकी चौड़ाई हो गई 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। हम कह सकते हैं जो मध्य या लघु हिमालय है, ये हिमालय पर्वत की दूसरी सबसे लंबी, ऊंची और चौड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक, अब इसकी जो लंबाई की बात की जाए, इसकी लेंथ की बात की जाए, तो ये टोटल 2400 किलोमीटर तक की लंबी है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। और जो बृहद हिमालय है वो लगभग कितना है आपका? 2500 किलोमीटर। बृहद हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है और लघु हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। तो हमने 3 चीज़ जाना
कि जो लघु या मध्य हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई 3000 से 4500 मीटर तक है। इसकी जो चौड़ाई है 60 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है। इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर के लगभग है। ठीक, तो 3 कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। मतलब यहाँ से डायरेक्ट कोई प्रश्न पूछ ले कि इसमें पाए जाने वाले पर्वतों की ऊंचाई कितनी है लघु हिमालय में, तो 3000 से 4500, चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर और लंबाई है 2400 किलोमीटर। अब बात आती है कि जो मध्य हिमालय है इसकी ऊंचाई कम है। मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है कम है। अब ऊंचाई कम होने के कारण कल मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे कोई पर्वत है, अगर उस पर्वत की ऊंचाई 5500 मीटर से अधिक है, कोई पर्वत 5500 मीटर से अधिक है, तो 5500 मीटर अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों के ऊपरी शिखरों पर किसका जमा हो जाता है? हिम का जमा हो जाता है, यानी बर्फ का जमा हो जाता है। जिस पर्वत शिखर की ऊंचाई 5500 मीटर से अधिक होगी उनके शिखरों पर बर्फ का जमा हो जाता है, अर्थात वो हिम आच्छादित हो जाते हैं। लेकिन जिनकी ऊंचाई 5500 मीटर से कम होगी, जिन पर्वत शिखरों की ऊंचाई 5500 मीटर से कम होगी, उनके चोटियों पर किसी भी प्रकार से बर्फ का जमाव नहीं होता है, वो हिम आच्छादित नहीं होती हैं। तो आप एक चीज़ इस पे याद रखिएगा कि जो मध्य हिमालय है इसकी औसत ऊंचाई कम है, अर्थात इनमें पाए जाने वाले शिखर कम ऊंचे हैं, जिस कारण इस पे बर्फ जो क्या कहते हैं हिम आच्छादन है वो नहीं होता। मतलब ये पर्वतीय क्षेत्र बर्फ से ढके हुए नहीं होते। ठीक, ये क्षेत्र बर्फ से ढके हुए नहीं होते, तो इनकी ऊंचाई कम है। और दूसरी विशेषता क्या है? ये बर्फ से ढके नहीं होते, बर्फ से ढके नहीं होते। ठीक, मतलब इनमें हिम आच्छादन नहीं होता। हिम वर्षा का इनमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हिम वर्षा का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? बृहद हिमालय पर। बृहद हिमालय वर्ष भर हिम आच्छादित रहते हैं, पूर्णतः बर्फ से ढके हुए होते हैं, क्योंकि उनकी ऊंचाई 5500 मीटर से अधिक होती है। लेकिन ये जो मध्य हिमालय है, लघु हिमालय, ये बर्फ से ढके नहीं होते, क्योंकि इनकी औसत ऊंचाई 5500 मीटर से कम है। ठीक, तो आप ये बताइए कि जब ये क्षेत्र बर्फ से ढके नहीं होंगे, अगर बर्फ से ढके होते तो इनमें वनस्पति का अभाव हो जाता, वनस्पति क्या होती? नहीं पाई जाती। लेकिन ये क्षेत्र बर्फ से ढके हुए नहीं है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि इन क्षेत्रों पर वनस्पति पाई जाती है, इन क्षेत्रों पर वनस्पति पाई जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा बृहद हिमालय में वनस्पति का अभाव होता है, लेकिन मध्य या लघु हिमालय में वनस्पति पाई जाती है। मतलब यहाँ पेड़ पौधे, जंगली क्षेत्रों का विस्तार हो सकता है। और पूछा जाता है कि मध्य या लघु हिमालय में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा इस क्षेत्र पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन। कोणधारी वन आपने देखा होगा, कुछ इस आकृति के जो पेड़ होते हैं, ऐसे जो पेड़ होते हैं, तो इस आकृति के आपके पेड़ पौधे इस पे पाए जाते हैं। इन वनों को हम कोणधारी वन कहते हैं। ठीक, तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी? 3000 से 4500 मीटर, मतलब 5500 मीटर से कम है इनकी ऊंचाई। तो इस पे क्या पाए जाएंगे? वनस्पति पाई जाएंगी। और वनस्पति कैसी पाई जाएगी? कोणधारी प्रकार के वन पाए जाएंगे, कोणधारी प्रकार के वन पाए जाएंगे। ठीक, तो मध्य या लघु हिमालय में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? कोणधारी प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर जैसे ये है पर्वत, ये क्षेत्र पर तो हो गया आपके कोणधारी वन। इन क्षेत्रों में कौन से वन हो गए? कोणधारी। लेकिन इनके जो तराई वाला क्षेत्र है, जो इन पर्वतीय क्षेत्रों का जो तराई वाला क्षेत्र है, नीचे वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, दो चीज आपको याद रखना है। जैसे ये है आपका मध्य या लघु हिमालय, ये क्या है आपका? मध्य या लघु हिमालय। मध्य या इसकी ऊंचाई कितनी है? 3000 से 4500 मीटर तक। अब ऊपर वाले जो क्षेत्र हैं
ये जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है इसका, इस ऊपर वाले क्षेत्र पर ये क्या पाए जाएंगे, वन पाए जाएंगे। और वन कैसे पाए जाएंगे, आपके कोणधारी प्रकार के वन पाए जाएंगे इन क्षेत्रों पर। इन क्षेत्रों पर जो वन पाए जाएंगे आपके कोणधारी प्रकार के वन। और इनके ऊपरी क्षेत्र पर किसका अभाव होगा, बर्फ का अभाव होगा। मतलब इनमें बर्फ, ये बर्फ से ढके हुए नहीं होंगे, ये हो गए आपके कोणधारी वन। ठीक, अब जो ये नीचे वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम तराई क्षेत्र कहते हैं। पर्वत का जो नीचे ढलान वाला क्षेत्र होता है इसे हम तराई वाला क्षेत्र कहते हैं। तो जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इस तराई वाले क्षेत्र पर किसका विस्तार होता है, घास के मैदान का। यहाँ क्या पाए जाते हैं, घास पाई जाती है। ठीक, तो ऊपर वाले क्षेत्र पर कोणधारी वन पाए जाते हैं लघु हिमालय के, और तराई क्षेत्रों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। अब जो ये लघु हिमालय में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं, इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि जो आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार है। जम्मू कश्मीर में बृहद हिमालय की लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी विस्तृत है, और पीर पंजाल की श्रेणी पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो उन घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जो घास मैदान हैं, उन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, मर्ग। और मर्ग के अंतर्गत दो नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है, गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जो लघु हिमालय विस्तृत है, उसके तराई क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें दो नामों से जाना जाता है, गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। आई समझ में बात। अब फिर यही घास के मैदान यदि उत्तराखंड के क्षेत्र में विस्तृत होते हैं, यही घास के मैदान लघु हिमालय में यदि उत्तराखंड के क्षेत्र में विस्तृत होते हैं, तो इन घास के मैदानों को उत्तराखंड में दो नामों से जाना जाता है, एक बुग्याल और दूसरा पयार। ठीक, उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और पयार, जम्मू कश्मीर में विस्तृत घास के मैदान को मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग, उत्तराखंड में विस्तृत घास के मैदान को बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर आपकी मसूरी श्रेणी विस्तृत है और नागटीवा श्रेणी विस्तृत है मध्य हिमालय की, इन श्रेणियों पर दो प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, बुग्याल और पयार। ठीक, और जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग। ठीक, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जो आपके उत्तराखंड के बाद से यहाँ से लेकर जो आपके अरुणाचल प्रदेश तक जो ये विस्तृत है मध्य हिमालय, इस पूरे क्षेत्र पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इन घास के मैदानों को मतलब मैं कह सकता हूँ नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पर जो लघु हिमालय विस्तृत है, यहाँ विस्तृत घास के मैदान को दुआर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दुआर के नाम से। ठीक, याद रखिएगा कि नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पर जो लघु हिमालय है, उस पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें हम दुआर के नाम से जानते हैं। ठीक, और जम्मू कश्मीर में विस्तृत घास के मैदान को मर्ग यानी गुलमर्ग और सोनमर्ग, उत्तराखंड में विस्तृत घास के मैदान को बुग्याल और पयार के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो मैंने बताया कि इसमें वनस्पति कैसी होगी, ऊंचाई कम होने के कारण कोणधारी वन पाए जाएंगे, और नीचे तराई वाले क्षेत्रों पर जो घास के मैदान होंगे वो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। इन्हें बाकायदे अपने नोट्स पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं मध्य या लघु हिमालय के विस्तार की। मध्य या लघु हिमालय के विस्तार की, तो आपको पता है कि आपके उत्तर वाला जो सबसे उत्तरी श्रेणी है हिमालय की, उसे हम किस नाम से जानते हैं, बृहद हिमालय।
सबसे ऊपर वाली जो श्रेणी है उसे हम किस नाम से जानते हैं? बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय में मैंने कल बताया था कि क्या पाए जाते हैं? ग्लेशियर। बृहद हिमालय बर्फ से ढका हुआ होता है और उस ढकी हुई चोटी को हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर या हिमनद। तो बृहद हिमालय में पाए जाते हैं ग्लेशियर। और इसके नीचे, बृहद हिमालय के नीचे कौन सी श्रेणी है आपकी? मध्य हिमालय की श्रेणी। बृहद हिमालय में कौन सी श्रेणी? मध्य हिमालय की श्रेणी। तो जहां ऊपर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं ग्लेशियर, क्योंकि वो बर्फ से ढके हुए होते हैं। अब ये ग्लेशियरों से, इन ग्लेशियर वाले भाग से विभिन्न नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। विभिन्न नदियों का उद्गम होता है। बृहद हिमालय से बहुत सारी नदियां उद्गमित होती हैं, क्योंकि उस पर हिमनद पाए जाते हैं। तो जब बर्फ पिघलती है तो पिघल कर और नदी का रूप धारण करके प्रवाहित होने लग जाती है। ठीक, अब ये जो धाराएं हैं बृहद हिमालय वाली श्रेणी से निकलकर कहाँ प्रवेश करती हैं? आपकी दूसरी श्रेणी यानी मध्य हिमालय वाली श्रेणी। दूसरी श्रेणी कौन सी है? मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय की श्रेणी में नदियां पहुंचती हैं तो इनके मार्ग पर क्या आ जाता है? मध्य हिमालय आ जाता है। इनके मार्ग में अवरोध के रूप में क्या आ जाता है? मध्य हिमालय की श्रेणियां आ जाती हैं। तो ये अपना मार्ग बनाने हेतु पूरे के पूरे मध्य हिमालय को क्या कर देती हैं? काटने का कार्य कर देती हैं। ये मध्य हिमालय को काट कर प्रवाहित होने वाली नदियां होती हैं, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे आपकी काली नदी हो, चाहे तिस्ता हो, चाहे कोसी नदी हो, चाहे गंडक हो। ये सारी की सारी नदियां बृहद हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियरों से निकलती हैं, और जिस कारण ये नीचे पाया जाने वाला लघु या मध्य हिमालय इन नदियों के द्वारा क्या कर दिया जाता है? विभाजित या काट दिया जाता है। जिस कारण बृहद हिमालय एक श्रेणी में न विस्तृत होकर विभिन्न छोटी छोटी श्रेणियों में विस्तृत हो जाता है। बृहद हिमालय की जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय है वो बृहद हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा काट दिया जाता है, जिस कारण ये श्रेणियां क्या हो जाती हैं? विभिन्न भागों में विभक्त हो जाती हैं। जिस कारण ये श्रेणियां विभिन्न भागों में विभक्त हो जाती हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियों में विभक्त हो जाता है। जैसे सबसे पहले यहाँ पास से मान लीजिए कोई नदी आई, चाहे आप ब्यास को ले लीजिए, चाहे यहाँ पास गंगा को ले लीजिए, चाहे यमुना को ले लीजिए, कोई भी नदियाँ ले लीजिए। ये नदियाँ निकलकर पूरे के पूरे मध्य हिमालय को काट देती हैं और विभिन्न श्रेणियों का निर्माण करती हैं। सबसे पहली जो इसकी श्रेणी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? पीर पंजाल के नाम से। सबसे पहली श्रेणी को इसे क्या कहा जाता है? पीर पंजाल श्रेणी। दूसरी जो श्रेणी होती है उसे हम धौलाधर श्रेणी कहते हैं। इसकी जो दूसरी श्रेणी होती है उसे हम क्या कहते हैं? धौलाधर श्रेणी। देखिए 2 मिनट। जैसे ये ऊपर से नदियां आई तो ये कुछ इस प्रकार विभक्त हो गया छोटी छोटी श्रेणियों पर। सबसे पहली मैंने क्या बताया? पीर पंजाल श्रेणी। बृहद हिमालय की सबसे पहली श्रेणी है पीर पंजाल। दूसरी श्रेणी है धौलाधर। ठीक, तीसरी श्रेणी है बृहद या लघु हिमालय की मसूरी श्रेणी। चौथी श्रेणी का नाम है नागटीबा। पांचवी जो श्रेणी है इसे हम महाभारत श्रेणी कहते हैं, महाभारत श्रेणी। और छठवीं जो श्रेणी है इसे हम दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से जानते हैं, दार्जिलिंग श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो मैंने क्या बताया कि बृहद हिमालय से निकलने वाली नदियां, बृहद हिमालय के ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां आपकी दक्षिण में विस्तृत लघु या मध्य हिमालय की श्रेणी को विभिन्न भागों में काट कर प्रवाहित होती हैं, जिस कारण मध्य या लघु हिमालय वाली श्रेणी विभिन्न भागों में खंडित हो जाती है और टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, जो विभिन्न श्रेणियों के नाम से जानी जाती है। सबसे पहली है पीर पंजाल श्रेणी पश्चिम साइड, फिर उसके बाद है धौलाधर श्रेणी, फिर मसूरी श्रेणी, फिर नागटीबा श्रेणी, फिर महाभारत श्रेणी, फिर दार्जिलिंग श्रेणी। ठीक, तो इतनी श्रेणियां इसकी मुख्य श्रेणियां हैं। फिर इसके बाद ये हिमालय पर्वत, ये मध्य हिमालय का पोर्शन जाके बृहद हिमालय में क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। आगे जाकर जो मध्य या लघु हिमालय है किसमें मिक्स हो जाता है? आपके बृहद या मध्य हिमालय में मिक्स हो जाता है। ठीक,
अब देखते हैं पीर पंजाल श्रेणी विस्तृत कहाँ है। तो याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ तक विस्तृत है? जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक। धौलाधर श्रेणी का विस्तार आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में है। मसूरी श्रेणी का विस्तार आपके उत्तराखंड राज्य में है। ठीक, नागटीवा की श्रेणी का विस्तार उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक है। नागटीवा की श्रेणी का विस्तार उत्तराखंड से नेपाल तक है। महाभारत की जो श्रेणी है, महाभारत की श्रेणी का विस्तार आपके मुख्यतः नेपाल में है। ये कहाँ विस्तृत है? मुख्य रूप से नेपाल में विस्तृत है। और लास्ट है दार्जिलिंग की श्रेणी। तो दार्जिलिंग की श्रेणी कहाँ है? ये आपके सिक्किम और भूटान वाले क्षेत्र में, सिक्किम और भूटान वाले क्षेत्र पर, सिक्किम और भूटान वाले क्षेत्र में। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा कि जो लघु या मध्य हिमालय है विभिन्न श्रेणियों में विभक्त है, जिस कारण विभिन्न श्रेणियों में विभक्त है, नदियों के द्वारा काट दिया जाता है और ये श्रेणियां अलग अलग राज्यों में पाई जाती हैं। पीर पंजाल आपके जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, मसूरी उत्तराखंड में, नागटीवा उत्तराखंड और नेपाल में, महाभारत श्रेणी नेपाल में और दार्जिलिंग श्रेणी सिक्किम और भूटान में है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, पूछा जाए दार्जिलिंग नामक स्थान या दार्जिलिंग हिल स्टेशन कहाँ विस्तृत है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। लेकिन दार्जिलिंग श्रेणी पूछे आपसे तो ये सिक्किम और भूटान वाले क्षेत्र पर विस्तृत है। और इसके बाद ये हिमालय आपका कहाँ जाकर मिक्स हो जाता है? आगे जाकर ये हिमालय बृहद हिमालय मिल जाता है। तो मैप में देखिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की जो ये श्रेणी है, यहाँ से यहाँ तक की जो ये श्रेणी है, इस श्रेणी को हम कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। ठीक, ये इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? JMK से लेकर हिमाचल प्रदेश तक। फिर इसके बाद जो ये दूसरी श्रेणी है, ये जो दूसरी श्रेणी है, इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? धौलाधर श्रेणी, और इसका विस्तार मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में है। तीसरी जो श्रेणी है ये, इसे हम कहते हैं मसूरी की श्रेणी, और मसूरी श्रेणी मुख्यतः कहाँ है? आपके उत्तराखंड में। फिर नागटीवा की श्रेणी है जो कि उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक विस्तृत है। कहाँ तक? नेपाल तक। तो ये है अगली श्रेणी, नागटीवा की श्रेणी। और अगली श्रेणी है आपके नेपाल में जिसका विस्तार है मुख्यतः, उसे हम कहते हैं महाभारत की श्रेणी। और इसके बाद आपकी दार्जिलिंग श्रेणी सिक्किम में, सिक्किम से लेकर कहाँ? भूटान तक विस्तृत है। और इसके बाद जो आपका बृहद हिमालय, मध्य हिमालय है, एक इसमें जाके मिक्स हो जाता है। ये पूरा का पूरा आपके बृहद हिमालय वाले क्षेत्र से मिक्स हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें आप समझ गए होंगे। मैंने मुख्यतः आपको क्या क्या बता दिया, इसमें पाए जाने वाले कोणधारी वन, इनमें पाए जाने वाले घास के मैदान, और इस ये बृहद या मध्य हिमालय कितनी श्रेणियों में विभक्त है और कौन सी श्रेणी कहाँ कहाँ पाई जाती है। अब थोड़ी हम श्रेणियों की कुछ विशेषताओं को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक है। अब पीर पंजाल श्रेणी की मुख्य विशेषता ये है कि इस श्रेणी में ब्यास और झेलम नदियां प्रवाहित होती हैं। कह सकता हूँ झेलम और ब्यास नदियां इस श्रेणी में प्रवाहित होती हैं। दूसरी इसकी विशेषता है, इनमें दो दर्रे पाए जाते हैं पीर पंजाल की श्रेणी में, पीर पंजाल का दर्रा और बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल का दर्रा और बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में विस्तृत है? आपके पीर पंजाल की श्रेणी। दर्रा किसे कहते हैं? जब किसी पर्वतीय क्षेत्र को काटकर कोई रास्ता निर्मित किया जाता है, उस दरारी क्षेत्र को, उस मार्ग को हम दर्रा कहते हैं। ठीक, तो पीर पंजाल का दर्रा और बनिहाल का दर्रा कहाँ विस्तृत है? आपके जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र पर और पीर पंजाल श्रेणी में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो बनिहाल दर्रा है, जो बनिहाल दर्रा है आपका, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का क्या गुजरता है? मार्ग गुजरता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है आपके बनिहाल दर्रे से, और यहाँ पास एक सुरंग बनाई गई है जिसे आप क्या कहते हैं? जवाहर सुरंग। ये मार्ग कहाँ से होकर जाता है? जवाहर सुरंग से। तो जवाहर सुरंग आपके जम्मू कश्मीर में है और ये किस दर्रे पर स्थित है? तो आपके याद रखना है बनिहाल दर्रे में, और बनिहाल दर्रे में जम्मू से होकर श्रीनगर के लिए जाने का मार्ग गुजरता है। और ये किस श्रेणी का भाग है? पीर पंजाल श्रेणी का भाग है।
ठीक। अगली इसमें बात मैंने कल बताई थी कि पीर पंजाल श्रेणी और ऊपर ये जो पीर पंजाल श्रेणी है ये, और पीर पंजाल श्रेणी ऊपर क्या है आपका बृहद हिमालय, और इसके मध्य वाले क्षेत्र पर कश्मीर घाटी पाई जाती है, और कश्मीर घाटी में केरवा या करेबा मिट्टी पाई जाती है जिसमें जाफरान केसर का उत्पादन होता है। ठीक, तो इसकी मुख्य विशेषता ये है। आगे हम बढ़ते हैं तो आगे है धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी का विस्तार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। अब इस धौलाधर श्रेणी में, इस धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। इस धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत बहुत सारे पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पर्यटक स्थल पाए जाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, डलहौजी, मनाली, धर्मशाला और धर्मकोट। ठीक, आपने कुल्लू मनाली का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोग वहाँ घूमने जाते हैं, तो कुल्लू मनाली वाला क्षेत्र धौलाधर श्रेणी में ही स्थित है। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम का नाम आपने सुना होगा। भारत का सबसे ऊंचाई स्थान पर स्थित होने वाला जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है? धर्मशाला। और कहाँ स्थित है? आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में। याद रखिएगा इस बात को कि धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भारत के सबसे अधिक ऊंचाई स्थान पर स्थित है। और कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश और धौलाधर श्रेणी में। ठीक, और धर्मकोट, तो शिमला, डलहौजी, मनाली, धर्मशाला और धर्मकोट ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और धौलाधर श्रेणी कहाँ विस्तृत है? आपके हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र पर। ठीक, और धौलाधर श्रेणी, और ये है आपकी धौलाधर श्रेणी, ये है आपका बृहद हिमालय। कल मैंने बताया था कि बृहद हिमालय और धौलाधर श्रेणी के मध्य बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी घाटियाँ पाई जाती हैं। पर्वतों के मध्य जो गैप पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? घाटी। और ये जो बहुत सारी घाटी पाई जाती है उनमें मुख्य घाटी कौन कौन सी है? कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी और स्पीति घाटी। कुल्लू घाटी, लाहुल घाटी, कांगड़ा घाटी और स्पीति घाटी ये कहाँ पाई जाती हैं? आपके धौलाधर श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य पाई जाती है। अगली श्रेणी है मसूरी श्रेणी। इसका मुख्य विस्तार है उत्तराखंड वाले क्षेत्र पे। ठीक, और मसूरी श्रेणी के जस्ट बगल में है नागटीवा श्रेणी। मसूरी श्रेणी में भी उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। मसूरी श्रेणी के अंतर्गत भी उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि मसूरी, नैनीताल और रानीखेत। मसूरी, नैनीताल और रानीखेत ये 3 पर्यटक स्थल आपके उत्तराखंड के मसूरी की श्रेणी में पाए जाते हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से थे? आपके शिमला, डलहौजी, मनाली, धर्मशाला और धर्मकोट ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी के अंतर्गत थे। और 4 घाटियाँ थी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहुल घाटी और स्पीति घाटी, जिनके विषय में मैंने कल चर्चा की ऑलरेडी किया था। और घाटी का सब्जेक्ट हम अलग से, घाटी के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे और एक एक घाटी को पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। ठीक है, अभी आप सिर्फ इनकी लोकेशन याद रखिए कि कहाँ कहाँ इनका विस्तार है। फिर आगे मैंने बताया मसूरी में कौन कौन से हैं? मसूरी, नैनीताल और रानीखेत, और ये कहाँ विस्तृत है? आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र पे। ठीक, अब मसूरी के बाद उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक एक नागटीवा श्रेणी विस्तृत है। तो एक और घाटी आपको याद रखना है, मसूरी घाटी से लेकर आपके बृहद हिमालय और नागटीवा से लेकर आपके बृहद हिमालय के मध्य एक और घाटी विस्तृत है जिसे हम मसूरी घाटी कहते हैं। ठीक, तो मसूरी घाटी का विस्तार कहाँ किन 2 श्रेणियों के मध्य है? तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय की मसूरी और नागटीवा की श्रेणी के मध्य। ठीक, फिर इसके बाद हम आते हैं आपके नेपाल में, और नेपाल में है महाभारत की श्रेणी। और महाभारत की श्रेणी में याद रखना है कि महाभारत की श्रेणी और बृहद हिमालय के मध्य एक घाटी है जिसे हम काठमांडू घाटी कहते हैं। और इसकी सबसे पूर्वी जो श्रेणी है मध्य या लघु हिमालय की, उसे हम दार्जिलिंग की श्रेणी कहते हैं, जो कि सिक्किम और भूटान में विस्तृत है। और आगे जाकर यह पर्वत पूर्णतः बृहद हिमालय में मिक्स हो जाता है। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब थोड़ी हम आगे बढ़ते हैं कि जो आपका मध्य या लघु हिमालय है विस्तृत कहाँ कहाँ है, कितने देशों में है और कितने राज्यों में है। ठीक, तो बृहद हिमालय के अगर देश की बात करूं तो बृहद हिमालय का मुख्यतः विस्तार आपके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मुख्यतः देश की बात है तो देश है भारत, फिर नेपाल,
भूटान, भारत, नेपाल, भूटान। जो आपका मध्य या लघु हिमालय है, पूछा जाए कि मुख्यतः किन 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 देशों में विस्तृत है, तो याद रखिएगा ये भारत, नेपाल और भूटान में विस्तृत है। इसका ना तो पाकिस्तान में विस्तार है और ना तो चाइना के तिब्बती क्षेत्र पर विस्तार है। सिर्फ 3 देश में विस्तृत है, भारत, नेपाल और भूटान। आगे बढ़ते हैं, भारत में कहाँ कहाँ विस्तृत है? लघु हिमालय भारत में कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, ठीक, कुछ क्षेत्र इसका लद्दाख के अंतर्गत भी जाता है, थोड़ी बहुत क्षेत्र, ज़्यादा नहीं, एकदम सूक्ष्म क्षेत्र। फिर हिमाचल प्रदेश राज्य, फिर उत्तराखंड राज्य, फिर सिक्किम, और फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो हमने क्या समझा कि जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय मुख्यतः 3 देश में विस्तृत है, भारत, नेपाल और भूटान। ये क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक ये भारत का ही है, फिर बीच में यहाँ पास नेपाल आ जाता है और यहाँ पास क्या आ जाता है? भूटान। तो भारत, नेपाल, भूटान में विस्तृत है। और भारत के कौन कौन से राज्य में विस्तृत है? तो 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में आपकी लघु हिमालय या मध्य हिमालय की श्रेणी विस्तृत है। अब बात आती है कि ये किन किन श्रेणियों के मध्य विस्तृत है और इसके ऊपर और नीचे कौन कौन से गैप पाए जाते हैं, तो उसको भी हम समझने का कार्य करते हैं। समझिए, जैसे ये श्रेणी हो गई आपकी, ये जो श्रेणी हो गई, ये कौन सी हो गई आपकी? मध्य हिमालय की। ठीक, मध्य हिमालय के उत्तर में बात की जाए तो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला विस्तृत है, जिसे आप किस नाम से जानते हैं? बृहद हिमालय के नाम से। ठीक, और इसके दक्षिण में दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला, दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी। प्रश्न यहाँ पास से 2 प्रकार से पूछे गए। पहला प्रश्न ये पूछे कि दुनिया की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला जिसका निर्माण जारी है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। फिर यही पूछ ले कि निम्न में से दुनिया की कौन सी श्रेणी है, दुनिया में कौन सी ऐसी श्रेणी है जो कि सबसे नई है और जिसका निर्माण जारी है? तो हिमालय पर्वत की जो शिवालिक श्रेणी है, ये सबसे नई है और जिसका निर्माण अभी भी जारी है। ठीक, तो ये आपका जो मध्य हिमालय है, किन 2 श्रेणियों के मध्य विस्तृत है? बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य। बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य किसका विस्तार है? आपका मध्य हिमालय का। ठीक, मतलब मैं कह सकता हूँ मध्य हिमालय के उत्तर में बृहद हिमालय और दक्षिण में शिवालिक हिमालय है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पर्वत है और ये पर्वत है, इसके मध्य ये जो गैप पाया जाता है, ये जो घाटी का क्षेत्र पाया जाता है, इस घाटी वाले क्षेत्र को, इस गैप को किस नाम से जाना जाएगा? तो बृहद और मध्य हिमालय के मध्य जो ये गैप है, इस गैप को हम क्या कहते हैं? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मुख्य केंद्रीय दरार, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मुख्य केंद्रीय, केंद्र में है तो मुख्य केंद्रीय दरार, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके किसके मध्य है? आपके मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य। फिर आप देखिए मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय, और यहाँ पास फिर एक गैप पाया जा रहा है। ये जो गैप है, ये जो घाटी वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर, इस गैप वाले क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इन क्षेत्रों पर मानव गतिविधियां होती हैं। ठीक, तो अगला जो ये गैप है, ये जो अगला गैप है, इस अगले गैप को हम क्या कहते हैं? MBF। अगले गैप को, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य वाले गैप को हम MBF कहते हैं, और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के गैप को हम MCT कहते हैं। MBF का फुल फॉर्म क्या होता है? मेन बाउंड्री
मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, इसका मतलब होता है मुख्य सीमांतरी दरार, मुख्य सीमांतरी दरार। ठीक है, तो मुख्य सीमांतरी दरार किसके किसके मध्य है? आपके मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, और मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य क्या है? मुख्य केंद्रीय दरार। ठीक, तो MCT कहाँ है? आपके बृहद और मध्य के मध्य, और मध्य और शिवालिक के मध्य क्या है? MBF। तो हम इसका भौगोलिक विस्तार क्या देखें कि ये बृहद हिमालय के दक्षिण में और शिवालिक हिमालय के उत्तर में विस्तृत है, अर्थात इन दोनों श्रृंखलाओं के मध्य में विस्तृत है लघु हिमालय। ठीक, और दूसरी बात, ये इसके उत्तर में MCT गैप पाया जाता है और इसके दक्षिण में MBF गैप पाया जाता है। मतलब कौन से दो गैपों का विस्तार है? तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट और दक्षिण में आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक, ये दो दरारी क्षेत्र आपके मध्य हिमालय के उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ तक की चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, और मैंने वो सारी श्रेणियाँ बता दी हैं जो इसके अंतर्गत प्रमुख पाई जाती हैं और कहाँ कहाँ विस्तृत है। अब थोड़ी हम आगे समझने का कार्य करते हैं। जो मध्य या लघु हिमालय की श्रेणी है, ये जो मध्य जो लघु हिमालय की श्रेणी है, इस पे आपको सबसे प्रमुख चीज़ ये याद रखना है कि ये एक पर्यटक श्रेणी है। ये एक पर्यटक श्रेणी है जो कि ज़्यादा ऊंची नहीं है और मानव गतिविधियों वाले क्षेत्र पर पाई जाती है। जैसे कि आप ये समझिए कि ये है सबसे पहले बृहद हिमालय, ये है सबसे पहले बृहद हिमालय की श्रेणी। ठीक, और बृहद हिमालय की श्रेणी के बाद जस्ट इससे थोड़ी छोटी ये हो गई आपकी लघु हिमालय। ये है लघु और ये है बृहद। अब देखिए, ये बृहद हिमालय था पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ, और ये लघु हिमालय है जो कि बर्फ से ढका नहीं है। कोणधारी वन पाए जाते हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग, बुग्याल, प्यार और आपके दुआर नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, अर्थात ये इस क्षेत्र पर कह सकते हैं हम कि बर्फ न ढका होने के कारण इस पर्वतीय क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां चालू रहती हैं, अर्थात मानव इन क्षेत्र पर निवास करता है। अब जो ये गैप पाया जाता है यहाँ पास, ये जो गैप है, इन्हीं क्षेत्रों पर किसका निवास होता है? जनसंख्याओं का निवास होता है। इन क्षेत्रों पर आप जनसंख्याएं आराम से निवास कर सकती हैं और इन क्षेत्रों पर जानवरों का भी आना जाना लगा रहता है। ठीक, तो आप समझ में आ गया होगा कि ये जो तराई, जो नीचे वाला जो गैप वाला पोर्शन होता है, यहाँ जनसंख्या निवास करती है, और इसके पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, इसके ऊंचे ऊंचे जो भाग होते हैं लघु हिमालय के, ये पर्यटक का कार्य करते हैं। ठीक, इन पर्वतीय क्षेत्रों को काट काट के मैदानी क्षेत्र बना दिया जाता है जहाँ पर्यटक जाते हैं और घूमने फिरने का कार्य करते हैं। ठीक, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो आपने आज की वीडियो में मध्य हिमालय या लघु हिमालय को पूरे विस्तार तरीके से समझने का कार्य किया है। अब इसके बाद अगली जो क्लास रहेगी हमारी, वो शिवालिक हिमालय से रिलेटेड रहेगी। तो शिवालिक हिमालय को भी हम पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।